Hello everyone, welcome back to the channel. लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने मेजरिंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड देखा था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल लॉयड इंडेक्स. दैट वाज नथिंग बट T इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड्यूलस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट. ठीक है, ये कितना इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, लेवल क्या है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का, वो बताता है. मूविंग ऑन टू द फॉर्मल मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. फिगर 6.2 फिगर देख लेते हैं. दिस इज द फिगर. Figure 6.2 presents a formal model of intra-industry trade. In the figure, D represents the demand curve faced by the firm for the differentiated product that it sells. तो एक इंडस्ट्री है, हमारे केस में हम जो रेगुलरली इंडस्ट्री ले रहे हैं वो है कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री है, उसमें से एक फर्म है, फर्म ए हम ले लेते हैं. वो फर्म ए जो है वो कोक सेल कर रहा है. तो कोक का जो डिमांड कर्व है वो ये है. डी कर्व जो है वो डिमांड कर्व है. ये फर्म का डिमांड कर्व है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व नहीं है. ये फर्म का डिमांड कर्व है. पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है उस फर्म का डिमांड कर्व जो वो फेस कर रहा है वो है. Since many other firms sell similar product, the demand curve faced by the firm is fairly elastic. यानी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें बिक रही हैं, डिफ्रेंशिएटेड ज़्यादा नहीं हैं. थम्स अप ले लो, कोक ले लो, पेप्सी ले लो, मिरिंडा, लिम्का, ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो इस वजह से जो कोक सेल करता हुआ फर्म है उनके लिए डिमांड कर्व इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है. उसका मतलब क्या है, छोटू सा चेंज अगर प्राइस में हम कर दें, मैंने थोड़ा सा चेंज खाली प्राइस में किया है तो ज़्यादा अमाउंट से डिमांड अफेक्ट होगा. अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर दूँ तो ज़्यादा डिमांड अफेक्ट हो रहा है. तो ऑलमोस्ट इलास्टिक है. अगर कोक का प्राइस 10 से समझो 20 हो गया तो आप बोलोगे ठीक है, चलेगा, प्रेफर, क्योंकि मुझे कोक ज़्यादा पसंद है तो मैं 20 भी ठीक है मेरे लिए. लेकिन वहीं अगर 10 से सीधा 50 हो गया तो डिमांड काफ़ी अफेक्ट होगा. तो इलास्टिक है क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल. देखो, दो चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है कि एक है सब्स्टिट्यूट, दूसरा है डिफरेंशिएटेड. ठीक है, सब्स्टिट्यूट यानी आप परफेक्ट प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. यानी आपने पेप्सी के जगह पर कोक ले लिया या कोक के जगह पर पेप्सी ले लिया, या ऐसा बोले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो उसका, तो वो चीज़ अलग हो जाती है. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होना यानी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट चीज़ सेम है लेकिन थोड़ा क्वालिटी या थोड़ा वैरायटी है उसमें. तो ये चीज़ है, तो इस वजह से डिमांड जो है वो फेयरली इलास्टिक है. This means that a small price change leads to a large change in firm's sales. जैसे मैंने दिखाया आपको, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. The firm or market organization where there are many firms selling differentiated product. ये कीवर्ड है उस मार्केट स्ट्रक्चर का. An entry into or exit from the industry is easy, is called monopolistic competition. जहाँ पे भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको दिखे, याद रखना एक चीज़ है, ये मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन बन के मिला के बन रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मतलब क्या है कि आप एक तो कंपटीशन में हो, कोल्ड ड्रिंक के इंडस्ट्री में कंपटीशन कर रहे हो, compete कर रहे हो दूसरे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के साथ, लेकिन वही आपका खुद का कुछ मोनोपोली है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आपको कंज्यूमर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ
आपका जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है जैसे थम्स अप है, वो सिर्फ आपका थम्स अप ही प्रेफर करेंगे चाहे प्राइस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि उनको दूसरे वैरायटी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो आपका उस सिचुएशन में मोनोपोली भी है, लेकिन आप compete भी कर रहे हो। अगर ज़्यादा प्राइस वेरी कर दिया तो फिर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब भी बात होगी इकोनॉमिक्स में, आप याद रखना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री एक है, compete भी कर रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। Because the firm must lower the price on all units of the commodity if it wants to increase sales, the marginal revenue curve of the firm is below the demand curve so that MR is less than P. So क्योंकि देखो कंपटीशन भी फेस कर रहा है, तो इसके वजह से उसको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा, जिस वजह से उसका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है MR कर्व, वो जो है फर्म का, वो डिमांड कर्व के नीचे आएगा। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा जहाँ पे MC कट करेगा। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया है अच्छे से तो आपको पता होगा कंडीशन इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC होता है। तो ये हमारा MR कर्व है, ये हमारा MC कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, आप डिमांड कर्व तक लेके जाओगे, वहाँ पे आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। ये आपका प्राइस है। नॉर्मली ऐसे करते हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी दे के रखा है, बट एवरेज कॉस्ट आपके लिए अब तक मैंने जितना कवर किया है उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा MC कर्व है, ये हमारा MC कर्व है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ये क्वांटिटी होता है। इधर हम स्ट्रेच करके ऊपर डिमांड कर्व तक लेके जाते हैं। जो भी लाइन आया वो हमारा प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस होता है। अब एवरेज कॉस्ट अगर उससे ऊपर है तो लॉसेस फेस कर रहा है, क्योंकि आप एवरेज, और ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है, डिमांड कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है एवरेज कॉस्ट, तो आप लॉस फेस कर रहे हो। कोई एवरेज कॉस्ट हो सकता है कि आपका एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट इधर ही टच करता हो, जो कि इस केस में है हमारे डायग्राम में, यानी नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन कर रहा है, जो कि है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, वो फेस कर रहा है इज इक्वल्स टू P, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स है। अगर तीसरी भी सिनेरियो आपको मैं दिखा देती हूँ। तीसरा सिनेरियो है कि जब एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे हो, इधर नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे हो, तो एवरेज कॉस्ट इधर है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट आप बोल सकते हो, वो फेस कर रहा है। ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स उसको मिल रहा है, यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो यहाँ पे टचिंग पॉइंट था ना जो ग्राफ में है, वहाँ पे भी नॉर्मल है, वहाँ पे लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स है, वहाँ पे प्रॉफिट्स है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे है, प्राइस को स्ट्रेच करके लेके गए, ये आपका प्राइस डिटरमाइन हुआ A पॉइंट पे, क्योंकि AC कर्व यहाँ पे तो नॉर्मल प्रॉफिट्स वो फेस कर रहा है। तो MR लेस देन प्राइस क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो इस क्वांटिटी जो 3 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, 3 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो समथिंग 2.5 आएगा, और ये प्राइस 4 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू 3 क्वांटिटी पे क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है 3 क्वांटिटी पे 2.5 है, विच इज़ लेस देन 4, विच इज़ द प्राइस। Marginal revenue is less than the price. For example, demand shows that the firm can sell 2 units at price 4.50. तो अगर हम देखें 2 यूनिट्स वो सेल कर रहा है, 2 यूनिट्स वो सेल कर रहा है at 4.50, yes, एंड मार्जिनल रेवेन्यू कितना है उसका, जहाँ पे वो, ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन क्वांटिटी की आपने बनाई है, वो जहाँ पे भी MR कर्व को कट करेगी वहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन होगा, ऑलमोस्ट 3.50। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 3.50 है।
For example, D shows that the firm can sell 2 units at price 4.50 and have a total revenue of 9. और टोटल रेवेन्यू ऑफ 9 कैसे, टोटल रेवेन्यू 9 कैसे मिला आपको, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. एवरेज रेवेन्यू आपका 4.5 है, राइट. 2 पे एवरेज रेवेन्यू आपका 4.5 है. अगर हम ग्राफ पे ना देख के अगर हम एवरेज रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकालें तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी. एवरेज रेवेन्यू है 4.5 इनटू क्वांटिटी है 2, ये आपको 9 मिल गया. अब ग्राफ पे कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज़ नथिंग बट दिस इनटू दिस. दैट इज़ अगर मैं ए बी, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका पॉइंट सी है, so it is nothing but AB into AC. This gives you total revenue. ठीक है, तो total revenue 9 हो जाएगा. और sell 3 units at price P and have total revenue of 12. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ही कि अगर 3 यूनिट सेल कर रहे हैं तो प्राइस हो गया 4 इंटू 3 हो गया टोटल रेवेन्यू 12. क्या किया मैंने, एवरेज रेवेन्यू था 4 यानी प्राइस था 4. मैंने आपको पहले ही बोला है प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू होता है. हर जगह पे नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है. 4 इंटू क्वान्टिटी होगा ना, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वान्टिटी गिव्स यू टोटल रेवेन्यू. तो क्वान्टिटी 3 है तो 4 इंटू 3 गिव्स यू 12 टोटल रेवेन्यू है. Thus a change in total revenue और MR, तो चेंज कितना हुआ 2 यूनिट से जब हम 3 यूनिट्स पे गए, ठीक है, 2 यूनिट्स पे थे तब टोटल रेवेन्यू था 9. 3 यूनिट्स पे गए तब टोटल रेवेन्यू आया 12. तो डिफरेंस कितना हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 3. ठीक है, यानी फिर से मैं एक बार लिख लेती हूँ, जब क्वांटिटी 2 था तब टोटल रेवेन्यू हमें 9 मिला था. क्वांटिटी 3 था तब टोटल रेवेन्यू हमें 12 मिला था. तो 2 से जब मैं 3 क्वांटिटी पे गई, Q1 से Q2 3 क्वांटिटी पे गई, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एक एडिशनल यूनिट का कितना रेवेन्यू है. सो एक एडिशनल यूनिट का 9 से 12 गया, यानी मार्जिनल रेवेन्यू हो गया. एक एडिशनल यूनिट के वजह से रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ हुआ, एक एडिशनल यूनिट के वजह से रेवेन्यू 3 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ, या $3 इस केस में $3 से इंक्रीज़ हुआ. कंपेयर्ड विथ प्राइस ऑफ $4 फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड. तो अगर आप थर्ड यूनिट कमोडिटी देखें, थर्ड यूनिट जब 3 था तब उस सिचुएशन में प्राइस था 4, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमने देखा वो 3 है. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ लेस देन प्राइस. By producing only one of the few varieties of product, the firm also faces increasing returns to scale in production, so that its average cost is also downward sloping. क्योंकि वो एक डिफ्रेंशिएटेड वैरायटी बना पा रहा है, जैसे मैंने बोला वो मोनोपोली भी है, अपने डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट के लिए वो मोनोपोली भी है. तो इस वजह से उसका एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्लाइनिंग है, विच इज़ शोन हियर. With increase in units, average cost curve declining है. As a result, firm's marginal cost is below average cost curve. Marginal cost जो है वो average cost से नीचे है. इधर the reason for that is that average cost to decline, marginal cost must be smaller than that. Okay, ये क्यों हो रहा है, एवरेज कॉस्ट के नीचे क्यों है मार्जिनल कॉस्ट. वो कॉस्ट, अगर आपने कॉस्ट कर्व्स किए होंगे, कॉस्ट शेड्यूल देखा होगा, कॉस्ट कर्व कैसे बनते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में, या नॉर्मली कॉस्ट कर्व्स कैसे बनते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कॉस्ट कर्व्स करके चैप्टर, या कॉस्ट करके. तो थियोरी ऑफ कॉस्ट जिसे बोलते हैं, तो
उसमें आपने समझा होगा कि एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे ही होता है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि देखो एवरेज कॉस्ट में आप क्या कर रहे हो, ऑन एवरेज देख रहे हो कॉस्ट कितना है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में आप एडिशनल यूनिट का कितना कॉस्ट है वो देख रहे हो। तो इस वजह से वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे होता है। इन डिटेल अगर आपको जानना है तो आप एच.एल. आहूजा की बुक है, उसमें थियोरी ऑफ कॉस्ट करके है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप देख सकते हो डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स में, आप समझ सकते हो। शेड्यूल से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्व नीचे आएगा। वेयर वाज आई? द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द फर्म इज़ 3 units and is given below point E, given by point E where the marginal revenue and marginal cost curve intersects। मैंने जैसे आपको बोला था इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या दोनों कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम। तो वो 3 यूनिट्स पे हो रहा है। एट अ स्मॉलर लेवल मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्सीड्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। यहाँ पे अगर लोअर लेवल पे देखो तो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, हायर लेवल पे देखो तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। On the other hand, at an output greater than 3 units, marginal revenue is less than marginal cost. It pays for the firm to reduce output. Thus, the best output is 3 units. So, equilibrium 3 units मिल गया. Firm will then charge price $4 shown by point A on the demand curve. वो मैंने आपको बता दिया है. Furthermore, since more firms are attracted to the industry in the long run, whenever firms in the industry earn profits, demand curve facing this firm is tangent to its average cost, so that price is equals to average cost is equals to 4 and quantity C. Meaning जब भी सी अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने आपको सिचुएशन बताया फेस करता होता, तो दूसरे फर्म्स इंटरेस्टेड होते आने के लिए, वो आते, वो सेल करते और इवेंचुअली एवरेज कॉस्ट इस फर्म का टेंजेंट हो जाता। तो वही लॉन्ग रन में टेंजेंसी पॉइंट दिखाई है। दिस मीन्स दैट द फर्म ब्रेक्स इवन, दैट इज अर्न्स नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट हो जाता है और नॉर्मल प्रॉफिट ऑन करता है फर्म। We can now examine the relationship between inter-industry trade and intra-industry trade. To do this, suppose that nation 1 has relative abundance of labor and commodity X is labor intensive, while nation 2 has relative abundance of capital and commodity Y is capital intensive. जो चीज़ें अब तक हो रही थी, हम जो इंटरनेशनल ट्रेड में अजम्पशंस लेते थे किसी भी थियोरी में, वही अजम्पशंस हैं। नेशन 1 लेबर अबंडेंट है, नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है, एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, वाई कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव है। इफ़ कमोडिटी एक्स एंड वाई आर होमोजीनस, एक्स एंड वाई टोटली होमोजीनस है, हेट्रोजीनस नहीं है यानी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। Nation 1 will export X and import Y, while Nation 2 will export Y and import X as postulated by HO theory। तो ये पूरी HO theory है, राइट, जो फैक्टर एंडाउमेंट है, फैक्टर इंटेंसिटी के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करोगे। दिस इज़ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड एंड रिफ्लेक्ट्स कंपैरेटिव एडवांटेज ओनली। तो ये हो गया आपका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, और सिर्फ आपको कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, किस कमोडिटी में आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। On the other hand, the fact that nation 1 also imports some variety of commodity X and exports some variety of commodity Y, while nation 2 also imports some variety of commodity Y and exports some variety of commodity X, that is the fact that there is interpenetration of each other's market in each product, reflects intra-industry trade।
देखो दोनों सिचुएशन में आपको बता देती हूँ। अगर समझो नेशन 1 एक्सपोर्ट कर रहा है एक्स कमोडिटी एंड इम्पोर्ट कर रहा है वाई कमोडिटी, एंड नेशन 2 जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है एक्स कमोडिटी, एक्सपोर्ट कर रहा है वाई कमोडिटी, ये इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है। लेकिन अगर नेशन 1 यहाँ पे वो वैरायटी ऑफ वाई एक्सपोर्ट कर रहा है, ये नेशन 2 है, और ये वाई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट कर रहा है एक्स कमोडिटी और ये एक्स कमोडिटी का वैरायटी यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये हो गया इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। यानी नेशन 1 जो है वो एक्स तो कर ही रहा है, उसका जो कंपैरेटिव एडवांटेज जिसमें है, लेकिन वाई का भी वैरायटी एक्सपोर्ट कर रहा है। नेशन 2 जो है वो वाई तो कर ही रहा है लेकिन एक्स का वैरायटी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। Thus, when products are homogeneous, we only have inter-industry trade. On the other hand, when products are differentiated, we have inter as well as intra-industry trade. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डिफ्रेंशिएटेड है तो उसमें सिर्फ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होगा, नहीं, उसमें इंटर इंडस्ट्री भी होगा और इंट्रा इंडस्ट्री भी होगा। The more similar nations are in factor endowments and technology, the smaller is the importance of inter relative to intra industry trade. जितना ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे फैक्टर एंडाउमेंट्स, उनके टेक्नोलॉजी सेम है, तो उतना ही इंटर रिलेटिव या इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कम होगा। सिंस यानी इसका मतलब ये है कि अगर उनका सारा नेचुरल रिसोर्सेज और फैक्टर एंडाउमेंट्स, मेनली फैक्टर एंडाउमेंट्स यानी सब कुछ आ गया उसमें, अगर फैक्टर एंडाउमेंट्स सेम है तो इंटर इंडस्ट्री ज़्यादा ना होके इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी सेम है, फैक्टर एंडाउमेंट सेम है, तो वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करेंगे और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड कम होगा। द मोर सिमिलर ये तो मैंने रीड कर दिया। वाइस वर्सा, सिंस इंडस्ट्रियल नेशंस हैव बिकम मोर similar in factor endowment and technology over time, the importance of intra relative to inter industry trade has increased. तो क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, अब सिमिलर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होगा, ट्रेड होगा, उसमें इंट्रा इंडस्ट्री का ट्रेड ज़्यादा होगा। As pointed out earlier, however, a great deal of intra-industry trade is also based on differences in international factor endowment. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड फैक्टर एंडाउमेंट पे भी बेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेम हो फैक्टर एंडाउमेंट तभी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ज़्यादा होगा। अगर आपका फैक्टर एंडाउमेंट अलग भी है फिर भी आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आप बना सकते हो और अकॉर्डिंगली इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो सकता है। अनदर वर्जन ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ये ग्राफ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ही क्योंकि कॉस्ट कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिख लेती हूँ लाइक, कमेंट एंड इम्पॉर्टेंटली शेयर। और अगर आप कोई न्यू वीडियो देख रहे हो, कोई न्यू पर्सन हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो डोमिनिक सैल्वेटर है, रेफरेंस बुक जो नॉर्मली हर जगह पर यही रेफरेंस बोला जाता है रेफ़र करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, वो बुक मैं
चैप्टर वाइज कवर कर रही हूँ। अब तक मैंने 5 चैप्टर कम्प्लीटली कवर कर दिए 6 चैप्टर पे, और 6 चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता जाएगा। सो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो। टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।